नमस्कार दोस्तों भारत को एक बात तो समझ में आ चुकी है कि अगर हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड डील करना पड़ेगा अलग अलग ब्लॉक्स के साथ, अलग अलग देशों के साथ। और आप देखिए डब्ल्यूटीओ का आज के डेट में कोई मतलब रह नहीं गया है, क्योंकि रूल बेस्ड ट्रेड तो हो नहीं रहा है दुनिया में। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग डील करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए अब यहाँ पर एक भारत के लिए बड़ा मौका है गल्फ देशों के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट जल्द से जल्द करें। मैं आपको बता दूं, 14 साल पहले, जी हाँ, 2011 में जो बातचीत रुक गई थी भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच में, वो वापस से शुरुआत हो चुका है। आप देख सकते हो खबर, इंडिया सेट सेल टू ऐड मोर ट्रेड मसल एज इट साइंस एफटीए टर्म्स विद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, और क्यों गल्फ नेशंस हमारे लिए मायने रखते हैं, कितना ट्रेड होता है, भारत को क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए हमसे, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आप इस साल 2026 में प्रीलिम्स दे रहे हैं यूपीएससी का, ये हमारा क्रैश कोर्स काफी हेल्पफुल रहेगा। इसमें एमसीक्यू से लेकर सब कुछ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कवर किया जा रहा है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत ने बेसिकली टीओआर साइन किया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, किसके साथ? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज के साथ, जिसमें 6 देश आते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में मैप के थ्रू। लेकिन इसका मतलब सिंपल ये है कि जो डील हमें साइन करनी है, जो फ्यूचर में एफटीए होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसके पहले जितना भी नेगोशिएशंस वगैरह होता है ना, जैसे मान लीजिए भारत और अमेरिका की डील हुई, ट्रंप ने बताया, पीएम मोदी ने बताया, तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक से बता दी। इसके पहले आपने देखा होगा कितनी सारी बातचीत हुई है, नेगोशिएशंस हुए हैं, तब जाकर हुआ है ना। सेम ये चीज नेगोशिएशन स्टार्ट हो रही है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एफटीए नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये ऑफिशियल लॉन्च पैड है नेगोशिएशंस का। मतलब आप इसको एक तरह से रूल्स कह सकते हैं कि जब भी कोई बातचीत स्टार्ट होनी है, उसके पहले रूल्स बनाए जाते हैं कि किन चीज़ों पर नेगोशिएशंस होगा, कैसे बातचीत स्टार्ट होगी, टाइमलाइन क्या रहेगा, स्कोप क्या रहेगा, प्रिंसिपल्स क्या रहेगा। और देखिए, मैंने आपको बोला ना कि 14 साल का जो फ्रीज है भारत और जीसीसी के बीच में, वो यहां पर खत्म हो रहा है। क्योंकि 2006 में चीजें स्टार्ट हुई, फिर 2008 में राउंड हुआ, 2011 के बाद सब कुछ ठंडा पड़ गया, बातचीत ही नहीं हो रही थी, लेकिन फाइनली ये हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जीसीसी कंट्रीज कौन सी हैं और ये क्यों मैटर करती हैं। देखो, इसमें टोटल 6 देश आते हैं वेस्ट एशिया के अंदर। ये आप देख सकते हो, एक तो सबसे बड़ा जो देश है सऊदी अरब, उसके बाद यूएई आप देख पाओगे, इसके अलावा कतर हो गया, कुवैत हो गया, एक छोटा सा देश है, इसको भूलिएगा मत, बहरीन, ठीक है, यहां पर भी है, और ओमान तो है ही है। तो कुल मिलाकर 6, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, टोटल 6 कंट्रीज इसके अंदर आते हैं। कई बार क्वेश्चंस वगैरह आया हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि ईरान भी इसके अंदर शामिल है। देखो, ईरान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका एक समूह है, राइट। तो यहां पर ईरान जो है, और इनके बीच में काफी इश्यूज चलते रहते हैं। खैर, जो भी है, अगर आप भारत और जीसीसी कंट्रीज को मिला दो, तो दे बेसिकली रिप्रेजेंट $2.3 ट्रिलियन जीडीपी, 61 मिलियन का पॉपुलेशन, सॉरी, ये जीडीपी और पॉपुलेशन का आंकड़ा सिर्फ जीसीसी का बता रहा है, ये भारत का नहीं है, क्योंकि भारत का अकेले यहाँ पर हमारा $4 ट्रिलियन से ऊपर चला गया है। और पॉपुलेशन आप सब जानते हो कि यहाँ पर बिलियन में है, 1.4 बिलियन की हम बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये टुगेदर नहीं है। लेकिन हाँ, एनर्जी हब ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, मतलब ये हम टुगेदर की बात कर रहे हैं, इन 6 देशों की। ये एनर्जी हब ऑफ द वर्ल्ड है, सॉवरेन वेल्थ फंड है, और यहाँ पर ग्लोबल शिपिंग लॉजिस्टिक एक मेन की पॉइंट है। देखो, भारत के लिए जीसीसी क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझिए। क्योंकि लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा, प्राइमरी एनर्जी सप्लायर है, जो ऑयल हो गया, गैस हो गया, ये हम वहां से ज्यादातर खरीदते हैं। 9 to 10 मिलियन इंडियंस वहां पर रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी की वजह से जीसीसी मायने रखता है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एफटीए को लेकर बातचीत स्टार्ट हो रही है, ये क्यों इतनी बड़ी बिग डील है। देखो, इसको आपको 3 शिफ्ट में देखना होगा, जो ग्लोबली शिफ्ट हो रहा है, 3 शिफ्ट। सबसे पहला है ग्लोबल ट्रेड फ्रेगमेंटेशन, डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट मैकेनिज्म कमजोर हो गया है, कोई कुछ भी कर रहा है, ट्रम्प कुछ भी कर रहे हैं, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। मतलब आप किससे सवाल जवाब करोगे, आप किसको कहोगे कि ट्रम्प जो है वो ट्रेड रूल के खिलाफ जा रहे हैं? कुछ है ही नहीं ना। तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। प्रोटेक्शनिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है, हर एक देश स्पेशली ट्रम्प के आने के बाद यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कंट्रीज बेसिकली बायलैटरल डील चाहते हैं या फिर रीजनल एफटीए चाहते हैं। तो भारत कहीं ना कहीं इसी को रिस्पॉन्ड कर रहा है, और यहाँ पर एफटीए लेड ट्रेड आपका डिप्लोमेसी कर रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें बताया गया कि पिछले 5 वर्षों में भारत ने कैसे 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए हैं, जिसमें यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के यूएई और जो ओमान है, उनके साथ ऑलरेडी
2025 में ओमान के साथ हुआ था, 2022 में ऑलरेडी यूएई के साथ हो रखा है। लेकिन यहाँ पर हम 6 देश को एक साथ डील करना चाहते हैं और यहाँ पर और भी कई देशों के साथ नेगोशिएशंस ऑलरेडी चल रही है। अमेरिका के साथ तो हो ही गया है, यहाँ पर ये ऑलरेडी इधर आ गया है, तो 9 हो गए, इसके साथ हो जाएगा तो 10 हो जाएंगे। खैर, वेस्ट एशिया इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये समझिए क्या है कि जो गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज हैं वो ऑयल से मूव हो रही हैं। जैसे सऊदी विजन 2030, उनको भी पता है ना कि भाई उनके पास कब तक ऑयल बचेगा, तो इसलिए वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। यूएई भी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। इसकी वजह से उनको मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक, डिजिटल सर्विसेज, वहां पर इन्वेस्टमेंट करना है। और इसी की वजह से भारत एकदम परफेक्टली फिट बैठता है, क्योंकि हम उनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत का कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। सर्विसेज पावर हाउस माना जाता है भारत, तो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। मैन पावर, लेबर, स्किल सप्लायर भारत कर सकता है। फिर तीसरा है आपका स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग, मतलब चाइना जो है वो काफी डीपली इंटीग्रेट हो गया है जीसीसी के साथ, उनका टाइज काफी अच्छा हो गया है, तो भारत को भी अपना स्पेस बनाना है। और ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करेगा अगर हम जीसीसी के साथ करते हैं। अच्छा, भारत और जीसीसी का करंट ट्रेड क्या है, करंट स्टेटस क्या है? देखो, दोनों का ट्रेड आप मिला दोगे, जीसीसी और भारत के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितना होता है ये करीब 175 से 180 बिलियन डॉलर है। भारत कितना एक्सपोर्ट करता है? 55 बिलियन डॉलर के आसपास। और हम इंपोर्ट कितना करते हैं? डबल से भी ज्यादा, 120 बिलियन डॉलर। तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर डेफिसिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली भारत आप देखोगे तो काफी बड़ा डेफिसिट है जीसीसी के साथ, एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ ऑयल, एनर्जी, गैस, ये सब जो हम मंगाते हैं इसके कारण। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एफटीए है उसमें क्या क्या नेगोशिएशंस होंगे। देखो, बेसिकली 5 एरियाज पर बातचीत होगी। सबसे पहला है गुड्स को लेकर। बेसिकली भारत चाहता है कि इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सारी चीजें हम जीसीसी देशों में बेच सकें। वहां पर हमें एंट्री चाहिए, जीरो टैरिफ चाहिए। वहीं जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल वाले कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि भारत के मार्केट में उनको पेट्रोकेमिकल, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, एनर्जी लिंक्ड डाउनस्ट्रीम जो प्रोडक्ट्स हो गए वो भारत के अंदर बेचना चाहते हैं। तो भारत भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो होगा आपका सर्विसेज को लेकर। यहाँ पे दिया नहीं, बट बेसिकली सर्विसेज को लेकर है। सर्विसेज जैसे आप सब जानते हैं, भारत जो है आईटी में, बाकी की जो चीज़ों में जो सर्विसेज हैं उसमें काफ़ी स्ट्रांग प्लेयर है। तो इसलिए जो सर्विसेज है वो हम जीसीसी को प्रोवाइड कर सकते हैं और इससे भारत को बहुत फायदा हो सकता है। देखो, सर्विसेज में क्या होता है ना, वो आपका टैरिफ से नहीं चलता है। सर्विसेज में बेसिकली आपको एग्रीमेंट करना पड़ता है कि क्या जो गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज वाले देश हैं, क्या वो भारत के सर्विसेज को एंट्री देना चाहते हैं कि नहीं। तो उसमें टैरिफ का कोई मामला नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर एग्रीमेंट हो जाए कि हाँ वो भारत के सर्विसेज को एक्सेप्ट करेंगे, तो देन इट इज़ वेल एंड गुड, यहाँ पर भारत को काफ़ी फायदा होगा। तीसरा देखो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन। जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल सॉवरेन वेल्थ फंड है, बहुत सारा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास पड़े हैं, तो वो लोग भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। भारत को भी चाहिए इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्रीन हाइड्रोजन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो एफटीए अगर साइन होता है तो इसकी वजह से लीगल क्लैरिटी आएगी। मतलब ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स है उनको डर लगता है कि अगर वो भारत में निवेश करेंगे तो कहीं उनका पैसा ना फंस जाए, कोई लीगल डिस्प्यूट ना हो जाए। तो इसलिए जो एफटीए होगा वो इस चीज़ को गाइड करेगा कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कितना जल्दी रेजोल्यूशन हो जाएगा, कहाँ पर होगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो भारत में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगा इसकी वजह से। चौथा है रूल्स ऑफ ऑरिजिन। देखो, आपको याद होगा कि अमेरिका के साथ या फिर यूरोप के साथ अभी रिसेंटली हमारा डील हुआ था ना, यूरोपियन यूनियन के साथ, तो उसमें एकदम रूल्स ऑफ ऑरिजिन को काफ़ी क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि यूरोप में वही सामान आएगा जो मेनली भारत में बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि चाइना से सामान भारत आया, भारत से यूरोप चला गया, या फिर चाइना से यूरोप गया, यूरोप से भारत आ गया। ऐसे नहीं चलना चाहिए। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी रूल्स एंड ऑफ ऑरिजिन को लेकर बातचीत होगी बड़े स्तर पर, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि पहले चाइनीज गुड्स गल्फ कंट्रीज जाएं, वहां से भारत के अंदर आ जाएं, तो इसलिए नुकसान होगा। तो इसको लेकर एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। और पांचवां जो बातचीत है वो है एनर्जी कमोडिटीज को लेकर, क्योंकि ये जीसीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑयल जो है नॉर्मली एफटीए के अंदर होता नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये जो देश हैं, 6 देश हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑयल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको चाहिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, प्रेडिक्टेबिलिटी, एलएनजी कॉर्पोरेशन, ये सारी चीज़ें। तो वो शायद हो सकता है भारत उसको एक्सेप्ट कर ले। खैर, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एफटीए है वो पुराने वाले एफटीए, भारत ने जो पहले के एफटीए किए हुए हैं उससे कैसे डिफरेंट है। बेसिकली क्या हुआ था ना, पहले भारत ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था बाकी देशों के साथ, उसकी वजह से भारत के लिए प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ा और एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं उतना, और इसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी। और
इसी से सबक हमने लिया है, इसी मिस्टेक से हमने सीखा है और अब भारत बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम अचानक से टैरिफ को कम नहीं करते हैं, यहाँ पर फेज वाइज रिडक्शन होता है, सेफ गार्ड क्लॉज लगाए जाते हैं कि इतना ज़्यादा अगर हमारे इंडस्ट्रीज़ पर इंपैक्ट होगा तो हम रोक देंगे, सेक्टर वाइज प्रोटेक्शन होता है, सर्विसेज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये बहुत ही कैलिब्रेटेड ट्रेड लिबरलाइजेशन आप कह सकते हो भारत ने सीखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक गेन क्या होगा, देखो एक तो सबसे बड़ी बात है कि किसी एक ब्लॉक के ऊपर हमारी ओवर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि हम जितना ज़्यादा ट्रेड डील करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा ना रिस्क। भारत की जो स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया में, वो मतलब लीवरेज का, वो और ज़्यादा मजबूत होगा। और साथ ही साथ IMEC के साथ सिनर्जी बैठेगी। आप सब जानते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इस तरह से बातचीत हुई है, तो अगर ये सक्सेस होता है तो उसके साथ ओवरलैप होता है ना कि ये कॉरिडोर भी बन जाएगा और हमारा ट्रेड अगर करना है GCC के साथ वो और ज़्यादा बढ़ पाएगा। तो आप समझ लो ये कितना ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है, ये परफेक्ट है इस पर्टिकुलर टाइम में। तो इंडिया को एज अ सप्लाई चेन एंकर की तरह खड़ा कर सकता है ये पर्टिकुलर ट्रेड डील। अब क्वेश्चन यही आता है लास्ट में कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा। देखो अभी तो क्या है ना, नेगोशिएशंस स्टार्ट होंगे इसको लेकर रियाद में, मोस्ट प्रॉब्ली सऊदी अरब में। चैप्टर वाइज डिस्कशन होगा, डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन किया जाएगा, लीगल क्लैरिटी आएगी, कैबिनेट का फिर अप्रूवल होगा और फाइनली जाकर रैटिफिकेशन हमारे देश की पार्लियामेंट इसको पास करेगी। तो मतलब बहुत जल्द से जल्द भी अगर आप कहिए तो 1 से 2 साल तो लग ही जाएगा इसमें। तो लेकिन जैसा मैंने आपको बताया 14 साल के बाद फाइनली ये बातचीत स्टार्ट हुआ एंड दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में तो ट्रेड डील काफी चर्चा में चल रही है। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू काफी जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कौन सी ईयर में स्टैब्लिश किया गया था, आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स जो बैच है क्रैश कोर्स, ये आपको काफी हेल्पफुल होगा। पूरी कंप्लीट कवरेज कराई जाएगी प्रीलिम्स के लिए। यूज करना है आपको बस ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, या फिर ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है प्रॉब्लम है इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।